नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक वसंत का पाठ बस की यात्रा। बस की यात्रा के नाम से ही आपके मन में भी एक हलचल मच जाती है ना, कि सबके साथ मिलकर के किसी यात्रा पर जाना बहुत ही आनंददायक होता है। बस की यात्रा पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को एक विधा का दर्जा दिलाया। कहने का मतलब ये कि हिंदी में बहुत सी विधाएं हैं जिसमें लेखन किया जाता है। कोई डायरी लेखन की तरह करता है, कोई कहानी लेखन की तरह, कोई बातचीत या यात्रा रिपोर्टाज लिखा करते हैं, लेकिन व्यंग के रूप में लिखना इन्होंने पहली बार शुरू किया था। इन्होंने इस व्यंग के हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत विधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। इनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती हैं जिनसे किसी भी और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। कहने का मतलब ये कि केवल ये अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यंग्य ही प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि उन व्यंग्य के माध्यम से समाज में फैली जितनी भी समस्याएं हैं उनको भी समाज के सामने रखते हैं, और ख़ासकर मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको इन्होंने व्यंग्य के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कि लेखक हमारे सामने ही बैठे हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं। आइए पाठ का सारांश जानते हैं। इस लेख के द्वारा लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव का बखान करते हैं, जो कि है एक बस की यात्रा। मतलब उन्होंने अपने जीवन में एक बस की यात्रा की थी, उसी अनुभव को उन्होंने यहाँ व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि वे एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किस तरह की परेशानियाँ इस यात्रा में उनके सामने आती हैं। इस सब का अनुभव इस रचना के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। एक बार बस से पन्ना को जा रहे थे, वो बस बहुत पुरानी थी। इस सफ़र में उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या उनके साथ घटा, और उन्होंने परिवहन निगम की जो बसें होती हैं उनकी खस्ता हालत पर जो व्यंग्य किया है उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये भी कि किस तरह से वे अपनी बसों की देखभाल नहीं करते। जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सी घटनाएं हास्यास्पद यानी कि हंसी वाली लगती हैं और बहुत ही रोचक हो गई हैं उनकी यह रचना। तो आइए चलते हैं हम भी लेखक के साथ उनकी इस बस की यात्रा पर। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। यहाँ पर लेखक ने शुरुआत की है कि वो कहीं एक स्थान पर गए हैं और उनके साथ उनके 4 मित्र और हैं, और उन्होंने ये तय किया कि पन्ना से शाम को 4 बजे की बस जो वहाँ से जा रही है उस बस से वो अपने घर के लिए रवानगी ले लें। वहाँ से उनकी ये जो बस है उन्हें पन्ना की बस से मिलाएगी और फिर उन्हें जबलपुर की ट्रेन जो है वो आगे मिल जाएगी। सुबह हम घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, ये बस ही डाकिन है। यहाँ पर जो लेखक के आसपास लोग थे उन्होंने उन्हें मना किया कि इस शाम वाली बस से कोई भी यात्रा नहीं करता, इस बस से यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो लेखक के मन में स्वभावतः यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उनके लिए क्या कहा गया कि नहीं, ये बस ही डाकिन है। मतलब ये बस ही जो है वो डाकिन कहा जाता है बच्चों। जब किसी व्यक्ति में या खासकर किसी महिला में कहते हैं कि कोई भूत वूत का प्रवेश हो जाता है, जो गांव वाले मानते हैं, अंधविश्वास है, तो उसे डाकिन कह दिया जाता है कि ये खा जाएगी सबको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बस ही डाकिन है। तो उनको समझ में ही नहीं आया लेखक को, तो उन्होंने बस की ओर देखा। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। अब जब लेखक ने बस की ओर देखा तो बस बहुत ही पुरानी खस्ता हालत में जर्जर बस थी। तो उन्होंने यहाँ पर व्यंग्य किया है कि बस को देख करके हमें उसके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी कि इतनी बूढ़ी बस में हम कैसे सफ़र करेंगे। इसलिए शायद लोग उसके बुढ़ापे का लिहाज करके इस बस से सफ़र नहीं करना चाहते थे। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी,
अभी चलेगी? हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? अब यहाँ पर लेखक बातचीत के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जब वो उस वयोवृद्ध, उस बूढ़ी बस में सफ़र करने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि उस कंपनी के, जिस कंपनी की ये बस थी, उसका एक हिस्सेदार भी, एक पार्टनर भी उस बस से यात्रा कर रहा था। तो जब लेखक को पता चला कि ये बस उन्हीं की है तो उन्होंने पूछा कि क्या ये बस चलती है? तो उसने उत्तर दिया कि हाँ भाई, चलती क्यों नहीं है, कि अपने आप चलती है। अरे हाँ भाई, अपने आप नहीं चलेगी तो कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, मतलब हम बात को आगे पीछे करने लगे। वो कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि बस की हालत को देख करके कि ये कभी चली भी होगी, वो बस इस तरह से लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये बस चलती भी है, ये उनको अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब यहाँ पर जो उनके डॉक्टर मित्र थे वो भी बड़े हास्यास्पद थे। उन्होंने क्या कहना चाहा कि अरे भाई, नई जो बस होती है उसको तो अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, जैसे बड़े बूढ़ों को एक्सपीरियंस होता है वैसे ही इस बस को बहुत अनुभव है, ये बहुत अनुभवी है, हमें बेटों की तरह गोद में बिठाएगी और आराम से हमें लेकर के चल देगी। यानी कि हर वाक्य को यहाँ पर व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वो इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब हमने ये तय कर लिया कि हम उस बस से ही शाम की यात्रा करेंगे, लेकिन जो लोग हमें वहाँ से छोड़ने आए थे उनके मन में अजीब तरह की कश्मकश चल रही थी। वो हमें मना करना चाह रहे थे कि इस बस से मत जाओ, पर हमारी मजबूरी थी, हमें इसी बस से आना था। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वो लोग हमें देख करके ऐसे लग रहे थे जैसे हम अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे हों, कि इस बस से हम जब रवाना होंगे तो जीवन में कभी लौट करके ही वापस नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं कि केवल मृत्यु के लिए एक निमित्त चाहिए होता है, एक साधन मात्र चाहिए होता है, और आज ये बस तुम्हारी मृत्यु के लिए एक साधन बन चुकी है और तुम इस बस में सवार हो चुके हो। यानी कि जो लोग वो यहाँ पर छोड़ने आए थे, लेखक और उनके मित्रों को, उन्हें पता था कि इस बस में बैठने के बाद उनके साथ क्या क्या होने वाला है। हो सकता है कि वो लोग भी इस बस में पहले बहुत बार सफ़र कर चुके हों, इसलिए उन्हें इस बात का अनुभव रहा हो। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। अब क्या हुआ, वो लोग बस में बैठ गए, बस शुरू हुई तो इंजन स्टार्ट हुआ, और जब इंजन स्टार्ट हुआ तो उन्हें ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि इंजन के स्टार्ट होते ही पूरी बस ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी थी। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। यानी कि जैसे ही बस का इंजन स्टार्ट हुआ, बस जोर जोर से हिलने लगी और उसमें जो कांच बचे हुए थे खिड़कियों के, वो खड़ 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 की आवाज़ से हिलने लगे थे। लेखक डर गया, उसने कहा कि जो कांच बहुत थोड़े से बचे हुए भी थे उनसे हमें बचना था, इसलिए वो खिड़की से फौरन दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रहेगी। अब यहाँ पर उन्होंने एक और मजाक कह दिया कि जो बस थी वास्तव में चल पड़ी, और उसकी उम्र का अंदाजा वो कैसे लगा रहे हैं कि जब गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था ना, असहयोग आंदोलन, कब चला था बच्चों? 1930 में। तो ये बस उस समय ज़रूर अवश्य जवान रही होगी। मतलब उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा रहा है लेखक कि इतनी बूढ़ी तो रही होगी। अब वो आगे क्या मजाक करना चाहते हैं कि उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब बस का हर हिस्सा एक दूसरे का साथ नहीं निभा रहा था। कैसे? पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। मतलब असहयोग कैसे कि सीटें जो थी वो भी टूटी फूटी थी। जब वो बैठे उसके ऊपर तो जैसे ही बस चली, कभी सीट आगे सरक जाती, कभी सीट का जो बॉडी थी पूरी लोहे की वो पीछे सरक जाती। तो इसीलिए बस का हर हिस्सा आपस में एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। वो कह रहे हैं कि 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए।
यह समझ ही नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बच्चों समझ गए ना इस व्यंग्य से कि बस की हालत वास्तव में बहुत खराब थी। उसका हर हिस्सा, हर पुर्जा टूटा हुआ था। बस के चलने पर हर हिस्सा जो है जोर जोर से हिल रहा था। उस पर बैठे हुए जो यात्री थे वो भी बहुत जोर जोर से हिल रहे थे। इसलिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि थोड़ी दूर जाने पर सारे भेदभाव मिट गए। हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम हिल रहे हैं या सीट हिल रही है या बस हिल रही है या फिर बस चल रही है या हम बस के साथ साथ आगे दौड़े चले जा रहे हैं। सब कुछ उलट पुलट हो रहा था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। लीजिए, जहां जिस चीज का डर था वो घटनाएं अब यहां से शुरू होने लगी थी। बस थोड़ी ही दूर चली थी कि उसके पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। बच्चों कल्पना कर सकते हैं कि कोई बस बाल्टी में रखे हुए पेट्रोल में पाइप डालकर उससे अपने इंजन को जो है स्टार्ट करना चाह रही हो। लेखक कह रहा है कि अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। यानी कि लेखक अपने मन ही मन में कल्पना कर रहा था कि अभी तो इतना हुआ है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हुआ है और उस पेट्रोल को बाल्टी में भर के रखा गया और पाइप से उसे पानी पिलाया या पेट्रोल पिलाया जा रहा है। लेकिन अब थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि इंजन भी कूद कर बाहर आ जाएगा और एक छोटे बच्चे की तरह हिस्सेदार साहब उसे अपनी गोदी में बिठा लेंगे और उसके मुंह में वो पाइप इस तरह से डालेंगे जैसे एक माँ बच्चे को बोतल से दूध पिलाती है। बस की रफ्तार भी अब बहुत कम हो चुकी थी। अब यहाँ पर लेखक ने कहा कि मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा था ही नहीं। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, इंजन भी वो हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन बाहर जो प्रकृति के दृश्य लेखक देखना चाह रहा था बस में बैठ करके, वो भी उसे बहुत लुभावने लग रहे थे। पर उन दृश्यों के साथ साथ एक दुर्घटना का डर भी उसके मन में बैठ गया था। वो कह रहा था कि हर पेड़ पर पक्षी बैठे थे और उन हर पेड़ों को जो मेरे रास्ते में आ रहे थे मैं अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि अभी बस इस पेड़ से टकरा जाएगी और हम सब दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। उसे बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि ब्रेक टूट जाएंगे, ब्रेक फेल हो जाएंगे, स्टीयरिंग टूट करके हाथ में आ जाएगा, सब हिल रहा है, जोर जोर से आवाजें कर रहा है। तो इसलिए डर के मारे उसे अपने रास्ते में आने वाला हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। और एक पेड़ निकल जाता तो फिर वह दूसरे का इंतजार करता। अब उसे झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो बस इत्तेफाक की बात है। अब यहाँ पर एक और मुसीबत कि थोड़ी दूर बस चली थी। धीरे धीरे डर के मारे लेखक उसमें बैठा भी रहा। सामने झील आई तो उसे लगा कि इसके ब्रेक फेल हो जाएंगे और बस चाहे झील में कूद जाएगी। लेकिन उसी समय बस एक बार फिर से रुक गई। ड्राइवर ने बहुत जुगत लगाई, बहुत योजनाएं बनाई, बहुत तरकीबें लड़ाई, पर फिर भी बस जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। अब कंपनी के हिस्सेदार जो उसमें बैठे हुए थे वो लेखक को ये समझाने लगे, साहब बस तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बस आज ये कोई इत्तेफाक हो गया कि ये बार बार खराब हो रही है, वरना तो ये कभी रास्ते में रुकती भी नहीं है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। अब वो लेखक क्या कह रहा है कि उस समय रात हो चुकी थी, हल्की हल्की चांदनी फैली हुई थी और उसमें पेड़ों की छाया के नीचे वो बूढ़ी जो बस थी, हमें उसकी दशा बहुत दयनीय लग रही थी। वो कह रहे हैं कि हमें ग्लानि हो रही थी, हमें अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि हम उस बेचारी वृद्धा बस के ऊपर लद फद करके इतनी दूर तक चले आ रहे हैं। और खुदा न खास्ता अगर इसका यही प्राणांत हो गया, इसका यही देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, तो हम सबको मिलकर के इस बस की अंत्येष्टि यहीं पर करनी पड़ेगी। वो अपने मन में ये व्यंग्य कल्पनाएं करते चले जा रहे थे। इतने में गाड़ी में जो हिस्सेदार साहब बैठे थे, जो पार्टनर बैठे थे, उन्होंने गाड़ी को देखा, कुछ सुधारा और बस फिर थोड़ी सी और आगे चल पड़ी।
उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति भी जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। अब क्या हुआ, बस चल तो पड़ी पर उसकी जो लाइट्स थी वो बहुत मध्यम मध्यम हो गई, मतलब उसकी लाइट भी खत्म हो गई थी, डिम हो गई थी और उसकी लाइटें बिल्कुल खत्म हो गई थी। अब चांदनी रात में वो रास्ता टटोलकर रेंग रही थी। रेंगना मतलब बहुत ही धीरे 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 सरक सरक कर बस जो है वो आगे बढ़ रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र रही नहीं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब क्या हुआ, अब उसकी लाइट्स भी चली गई थी। धीरे धीरे वो बस आगे बढ़ रही थी। सामने से कोई गाड़ी आती तो ड्राइवर बेचारा उस बस को एक साइड पर लगा देता कि पहले वो गाड़ी निकल जाए, उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे। अचानक ही उसका एक टायर जो था वो भी, उसकी हवा निकल गई और वो वहीं बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायर की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। अब वो क्या कह रहा है कि इतनी मुश्किलों से थोड़ा बहुत जो आगे बढ़े थे, टायर अब उसका पंचर हो गया था। अगर वो बस तेज चल रही होती तो वो बस उछल करके नाले में गिर जाती। अब उसने हिस्सेदार साहब को देखा। उसके मन में क्या भाव आए कि कैसा आदमी है ये, इसे पता है कि बस की इतनी खराब हालत है, इतनी जर्जर हालत है, टायर ट्यूब तक इसके सही नहीं है, फिर भी जानते हुए भी यह आदमी इस बस से सफर कर रहा है। हमें तो चलो भाई पता नहीं था कि ये बस कैसी है, पर इस आदमी को तो पता ना, क्योंकि इसकी बस इसकी खुद की है। फिर भी जान हथेली पर लेकर वो इस बस से सफर कर रहा है। वो कह रहा है कि त्याग की ऐसी भावना तो कभी कभी देखने को मिलती है कि जानबूझकर वो गड्ढे में गिरने के लिए तैयार हो गया। उसे पता था कि बस कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, फिर भी कितना बहादुर आदमी है जो इस बस से सफर कर रहा है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। अभी भी लेखक को जो है वो हंसी सूझ रही है और वो क्या कह रहा है कि इस व्यक्ति ने जो इतना साहस और इतना बलिदान की जो भावना दिखाई है ना, वो यहाँ पर दिखाना सही नहीं है, बल्कि इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, जहाँ पर लोग इसके साथ जुड़ते और हमारे स्वाधीनता आंदोलन में इसका नाम होता, पुस्तकों में इसका नाम छपा होता। अगर कहीं हम सब इस बस के माध्यम से नाले में गिर जाते और मर जाते तो सभी देवी देवता इसका स्वागत करते हुए खड़े मिलते। मृत्यु के पश्चात कहते हैं ना कि हम स्वर्ग और नरक में जाते हैं, ये हमारी कल्पनाएं हैं कि हम जाते हैं नहीं जाते, पर लेखक यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम सब मर जाते तो सारे देवी देवता इस आदमी के स्वागत में बाहें पसार कर खड़े होते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। अब यहाँ पर जो लेखक है वो यहाँ पर उसे ताना मार रहा है कि कितना अजब आदमी है भाई, कि एक टायर के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने को तैयार हो गया। इसे पता था कि टायर खराब है तो पहले टायर बदल ही लेता या फिर इस बस में सफर ही नहीं करता। लेकिन वो कह रहा है कि देवता भी इसका जो है बलिदान की भावना को सिर माथे पर रखते। दूसरा घिसा हुआ टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। बच्चों, पन्ना एक स्थान का नाम है। उस स्थान पर जाने के लिए लेखक और उसके मित्र इस बस में सवार हुए थे। तो लेखक यहाँ पर कह रहा है कि अब तो हमने पन्ना पहुंचने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ ही दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, मतलब वक्त पर तो क्या, हम कभी भी पन्ना पहुंच पाएंगे ये उम्मीद भी हमने छोड़ दी थी। अजी पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तीसरी पंक्ति में वो कह रहा है कि पन्ना क्या, किसी भी जगह पहुंचने की और कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब उनको ये विश्वास हो गया था कि ये बस इसी तरह से रेंग रेंग कर रुक रुक कर चलेगी तो हम कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकते थे। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे लोक को प्रयाण कर जाना है। क्या कह रहे हैं, हमें ऐसा लगने लगा था कि हमारी पूरी जिंदगी ही अब इस बस में बीत जाएगी और हमारा अंतिम समय जब आएगा, मृत्यु का समय आएगा, तब भी हम इसी बस में सवार रहेंगे और यहीं से हम उस लोक को चले जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। यहाँ भी लेखक को मजाक सूझ रहा है। वो कह रहा है कि इस पृथ्वी पर इस बस की कहीं कोई मंजिल है ही नहीं। ये बस इसी तरीके से बस हम हैं, ये बस है और बस ये बस यूं ही हमको साथ लेकर के घसीटती रहेगी। हमारी बेताबी, हमारा तनाव सब खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया।
अब लेखक को ये पता लग चुका था कि ये बस सुबह तक हमें पन्ना नहीं पहुंचाएगी, तो उनकी जो चिंता थी कि हमें ऑफिस पहुंचना है, किसी को कहीं पहुंचना था, वो सब उन्होंने छोड़ दिए। इत्मीनान से, आसान होकर के, एकदम से बिल्कुल बेफिक्र होकर के बस में ऐसे बैठ गए जैसे ये बस उनका घर है, और उनकी सारी चिंता खत्म हो गई। धीरे धीरे उन सब लोगों में हंसी मजाक चालू हो गया, और ये जो यात्रा शुरू की थी, ये यात्रा कब खत्म होगी इसका उन्होंने एहसास करना या इसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया था।